अगला जो अपना टॉपिक है वो है भाई एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। कोई कैपेसिटर है उसमें कितनी सी एनर्जी स्टोर होती है, इस बारे में लिखने वाले। ठीक है बेटा, देखो तो इस चीज को समझो। एनर्जी टॉपिक जो है वो लिख देता हूं पहले तो। एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। किसी भी चार्ज कैपेसिटर में कितनी सी एनर्जी स्टोर होती है, मतलब एनर्जी स्टोर या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा इस बारे में लिखने वाले हैं। ठीक है, कोई भी अपने पास में मान लेते हैं कैपेसिटर सी है, वैक्यूम में उसको रखा गया है, उसकी एक प्लेट से उठाकर प्लस क्यू चार्ज दूसरी प्लेट पे लेके गए हैं। तो इस प्रोसेस में जो वर्क डन है वही एनर्जी स्टोर के बराबर रहेगा। ठीक है, लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is placed in vacuum, वैक्यूम के अंदर में रखा हुआ है, एंड ए चार्ज ऑफ वैल्यू प्लस क्यू इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अदर। और एक चार्ज है प्लस क्यू जो कि एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे भेजा गया है। तो इस प्रोसेस में कितना सा वर्क डन लगा है और उसके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है। ठीक है बेटा, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज भेजना है। देखो तो इस चीज को पहले समझते हैं। देखो बेटा, जैसे ही इस प्लेट से मैंने थोड़ा सा चार्ज उठाया, इस तरफ मैंने भेजने की ट्राई करी, तो पहला जो थोड़ा सा चार्ज सबसे पहली बार भेजा तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी समस्या नहीं आई। अब बेटा जैसे ही मैं अगला चार्ज भेजने वाला था तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हो चुका था, तो यहां से एक पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो दोनों के बीच में रिपल्सन होने लगी। अब जैसे ही इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने लगी तो हमें उस चार्ज को लेके आने के लिए वर्क डन करना पड़ा, और वो जो वर्क डन करना पड़ा वही वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो वो जो वर्क डन है वो निकालना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए एक सिनेरियो ले लेते हैं कि भाई मतलब कि स्टार्टिंग से हर एक चीज को लिखते लिखते तो पूरी नोटबुक भर जाएगी, शायद हो भी ना पाए तब भी। तो ये मान लेते हैं कि ऑलरेडी हमने यहां से चार्ज है प्लस क्यू इस प्लेट पे भेज चुके हैं, माइनस क्यू इस प्लेट पे हो गया है। फिर आगे इस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से एक पोटेंशियल है डेल्टा वी, उस पोटेंशियल का सेटअप हो गया है भाई। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में आ गया है, और इस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हायर से लोअर पोटेंशियल पे वो सेटअप हो गया है। ठीक है, इस मोमेंट पे, किसी भी टाइम टी की मोमेंट पे। अब बेटा अब अगर हम यहां से एक छोटा सा चार्ज डी क्यू अगर इधर से इधर भेजेंगे तो उस केस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हो जाएगा स्मॉल वर्क डन। इस सिचुएशन पे लेके चल लेते हैं, फिर उसका इंटीग्रेट करके आंसर निकाल। नाउ एट दिस मोमेंट, ठीक है, द चार्ज ऑन ईच प्लेट is q and we have to move a charge dq further from plate to the दूसरी प्लेट से पहली प्लेट पे भेजने वाले हैं स्मॉल डी क्यू, उसमें कितना सा वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसका जो वर्क डन है उसको मैं लिख रहा हूं बेटा डी डब्ल्यू से। वो वर्क डन हो जाएगा जो छोटा सा चार्ज भेज रहे हैं वो डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन का यही फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। बेटा डी डब्ल्यू है उसको लिखा जाएगा डी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है उसका वैल्यू होती है बेटा क्यू बाई सी, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है पोटेंशियल जो अपने पास में
कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसमें क्या फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, Q बाई सी। तो बेटा डी डब्ल्यू है उसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड में तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। वर्क डन उसको लिख सकते हैं 1/c Q इंटू डी। पहले जो चार्ज था बेटा अपने पास में 0 था, दोनों प्लेट फ्री थी बिल्कुल बिना किसी चार्ज के। अब टोटल चार्ज हमें कितना शिफ्ट करना है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे, Q। तो 0 से लेकर कैपिटल Q। तो इस केस में जो वर्क डन आ गया है वो 1/c Q² बाई 2। इसका इंटीग्रेशन आ गया 0 से Q, तो इसका आंसर हो जाता है कैपिटल Q² अपॉन 2c। इसको ही बोला जाता है W से। एक प्लेट से दूसरी प्लेट में मूव करवाने का जो वर्क डन है वो है, ठीक है। इसी को ही पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऐसे लिखा जा सकता है, जिसकी वैल्यू होती है Q² अपॉन 2c। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। इन ए कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला है ये, U इज इक्वल टू Q² बाई 2c। जैसा कि बेटा हमें पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है, वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला बन जाता है हाफ CV², ठीक है, या फिर हाफ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हाफ CV² है, इसको भी याद रख सकते हो। Q² बाई 2c है, उसको भी याद रख सकते हो, या हाफ QV है उसको भी याद रख। मैं जनरली इसको याद रखता हूं, U इज इक्वल टू हाफ CV²। चार्ज होने कैपेसिटर है उसकी वैल्यू होती है Q इज इक्वल टू CV। इतनी सी एनर्जी किसी भी कैपेसिटर में स्टोर हो पाती है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसी काम को हमने किया कैसे, कि एक कैपेसिटर से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे चार्ज भेजा कैसे। तो बेटा जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जो चार्ज भेजा जा रहा है, इस चार्ज वाले काम को करता कौन है, इस काम को करता है बेटा बैटरी। बैटरी जो होती है उसको हम लगा देते हैं, तो बैटरी एक तरफ से दूसरी तरफ में जो चार्ज है उसको फ्लो करवा देती है, ठीक है। तो अब इसी के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि भाई इसी काम को करने के लिए बैटरी को कितनी एनर्जी देनी पड़ी, या बैटरी को कितना सा वर्क करना पड़ा एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे +Q चार्ज भेजने के लिए, ठीक है। तो वो ये चीज लिखते हैं, वर्क डन बाय बैटरी। क्या समझने वाले हैं बेटा, वर्क डन बाय बैटरी। एक है अपने पास में प्लेट, एक है भाई दूसरी प्लेट। दोनों प्लेट को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है जिसका पोटेंशियल है V। और बैटरी ने बेटा एक तरफ +Q अरेंज कर दिया, एक तरफ -Q अरेंज कर दिया। ऐसा ही हमने कैपेसिटर के लिए किया है। और वर्क डन बाय बैटरी है, इसका फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि ये इस चैप्टर का नहीं है, आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। ये हो जाता है बेटा चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी है, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, चार्ज सप्लाई बाय बैटरी इनटू EMF ऑफ बैटरी। और जो बैटरी का पोटेंशियल है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है वर्क डन बाय बैटरी की, भाई बैटरी को कितना सा वर्क डन करना पड़ा है, इस चीज का आंसर।
बैटरी ने बेटा कितना सा चार्ज सप्लाई किया है, बैटरी ने एक प्लेट पे प्लस क्यू भेजा है, एक प्लेट पे माइनस क्यू भेजा है, ठीक है। तो बैटरी ने मतलब ओवरऑल जो है एक प्लेट से उठा के दूसरी प्लेट पे चार्ज क्यू भेज दिया है। तो क्यू बैटरी का पोटेंशियल है वी। तो इसको लिख सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी सी वी स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर बाई सी। ये वाला फॉर्मूला तो जर्नल है, अपने यहां से आया है। अभी क्यू को सी वी लिख सकते हैं, ठीक है। वी को लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाई वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी है, ये लिख सकते हैं। तो इन सबको लिख के ही ऐसे करके रीअरेंज किया है। तो ये आ जाता है वर्क डन बाई बैटरी की, बैटरी को कितना सा वर्क डन करना पड़ा है। बेटा इसी काम को करने के लिए बैटरी को जो वर्क डन करना पड़ा वो सी वी स्क्वायर है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई वो हुई हाफ सी वी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब है कि अपने ने जो टोटल एनर्जी दी थी उसकी 50% एनर्जी तो बर्बाद हो गई। तो टोटल एनर्जी कैपेसिटर के पास में भेजी गई थी, उससे जो बैटरी ने टोटल एनर्जी दी थी उसकी सिर्फ 50% एनर्जी ही कैपेसिटर में स्टोर हो पाई। बाकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई है। और वो एनर्जी कहाँ चली गई है, वो एनर्जी चली जाती है बेटा हीट की टर्म्स में। तो वो एनर्जी है वो डेसिपेट हो गई है इन टर्म्स ऑफ हीट। तो ये ही लिख लेते हैं, इन कैपेसिटर ओनली 50% ऑफ एनर्जी विल बी स्टोर्ड। कैपेसिटर में सिर्फ 50% एनर्जी है वो ही स्टोर हो पाती है। 50% ऑफ एनर्जी विल बी डेसिपेटेड इन टर्म्स ऑफ हीट। बची हुई 50% एनर्जी है वो हीट की टर्म्स में डेसिपेट हो गई है, वो एनर्जी बर्बाद हो गई, ठीक है। सिर्फ 50% एनर्जी ही बैटरी की सप्लाई करी हुई कैपेसिटर के पास में जा पाती, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज हम लिखने वाले हैं वो है एनर्जी डेंसिटी। बेटा कोई भी कैपेसिटर है उसमें कितनी सी एनर्जी स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम। एक चीज को मैंने स्टार्टिंग से ही बताता हुआ चल रहा हूं, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में एनर्जी। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में एनर्जी है वो स्टोर होती है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी सी एनर्जी स्टोर हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको बोला जाता है एनर्जी डेंसिटी। तो इसको लिख देता हूं, इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको स्मॉल यू से लिखा जा रहा है टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी कैपेसिटर है उसमें एनर्जी जो स्टोर हो रही है उसका फॉर्मूला क्या था भाई, हाफ सी वी स्क्वायर। और कैपेसिटर है उसके बीच की वॉल्यूम क्या हो जाती है, एरिया इंटू उसकी विड्थ। इसको लिख दिया भाई ऐसे, हाफ कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पोटेंशियल को लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू डी। तो इधर ए से ए कैंसिल आउट, डी और डी से डी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू आ जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में इतनी सी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो जाती है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी कैपेसिटर है उसके अंदर में कितनी सी एनर्जी स्टोर होती है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी सी एनर्जी स्टोर होती है, सबका आंसर सेम ही है, ठीक है। चलो तो कैपेसिटर की एनर्जी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस
6 microfarad is connected with an EMF source of 3 वोल्ट, 3 वोल्ट के सोर्स के साथ में कनेक्टेड है। तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है फाइंड आउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट कैपेसिटर। वो जो कैपेसिटर है उसमें कितनी सी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो स्टोर हो पाती है, इसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं। बेटा हाफ CV स्क्वायर से आ जाएगा, हाफ 6 माइक्रोफेराड इंटू 3 वोल्ट का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 27 इंटू 10⁻⁻6 जूल। आंसर आ जाता है 27 माइक्रो जूल। बस आंसर आ गया। ऐसे करके एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। बताओ क्या ही दिक्कत थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, बस तुम्हें पढ़ने की जरूरत थी, जो कि तुमने नहीं पढ़ा है। पढ़ो बेटे इन क्वेश्चंस को और इसके अकॉर्डिंगली इन सबका आंसर भी करना है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक ठीक है, तो बेटा डाई इलेक्ट्रिक के बारे में बता देता हूं। डाई इलेक्ट्रिक अपने पास में देखो क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो कुछ लेवल तक अपने पास में नॉन कंडक्टर होता है। अगर उस पे हम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो उसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आ जाती है, ऐसा हो जाता है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, जैसे कि बेटा एयर है वो अपने पास में नॉन कंडक्टिंग है, उसके अंदर से करंट हमें नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम बल्ब ऑन करते हैं तो वहां पे अपने पास में अगर एयर कंडक्टिंग होती तो हमें करंट लग जाता भाई, क्योंकि स्विच को ऑन करने पे भी करंट हवा में नहीं आ पा रहा ना, क्योंकि वो इंसुलेटिंग है। ठीक है, अगर अपने पास में बहुत ही ज्यादा हाई करंट फ्लो कर रहा हो या बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जैसे जब बिजली कड़कती है तो हमें एयर में भी करंट लग जाता है। देखो आसमान से एयर में ट्रेवल करती हुई बिजली हमारे तक आ सकती है और हमें करंट लग सकता है, तो उस चीज को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, ए डाई इलेक्ट्रिक इज ए नॉन कंडक्टर। Dielectric is non-conductor up to a certain value of field depending on its nature। डाइलेक्ट्रिक है वो एक नॉन कंडक्टर रहता है किसी सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड तक, इसके नेचर पे डिपेंड करते हुए। अगर फील्ड उससे ज्यादा हो जाता है तो वो अपनी वैल्यूज को खत्म कर देता है और वो करंट को कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इफ फील्ड exceed the limiting value called dielectric strength, then a dielectric lose its insulating property। its insulating properties and begin to conduct। ऐसा होता है अपने पास में डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कुछ लेवल तक है अपने पास में वो बिहेव करता है नॉन कंडक्टर के जैसा, अगर ज्यादा फील्ड बन जाए तो अपने पास में कंडक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, एयर के लिए अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूं, फॉर एयर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज 10⁶ वोल्ट पर मीटर। एयर के लिए जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो इतनी सी होती है। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक बेटा दो टाइप के होते हैं। ठीक है,
दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक रहेंगे। एक डाइलेक्ट्रिक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाई इलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक ऐसा रहता है, ऐसा जो मेटेरियल है जिसके जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर है दोनों कोइंसाइड नहीं करते हैं, ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, जहां पे पॉजिटिव चार्ज अलग है नेगेटिव चार्ज अलग है। द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोला जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसका पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ में कोइंसाइड नहीं करता है, वो होता है बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ऐसे जो डाइलेक्ट्रिक है उनके पास में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है, तो दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के पास में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट जरूर होती है। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे कि HCl है, H2O है, NaCl है, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे होता है बेटा, HCl जो है अपने पास में H पे पॉजिटिव है Cl पे नेगेटिव, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, ऐसे रैंडमली अलाइन होते हैं। बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पोलर डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो इस तरीके से अलाइन रहेगा। ठीक है, तो ये है भाई विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिनेरियो है वो ऐसा रहता है। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे इनके पास में बेटा परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो अलग अलग है, तो इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगी भाई। अगर बेटा इसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख देता हूं तो उस केस में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंगली ये अलाइन हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, इसको पास करवा देता हूं इस डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर से, तो क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना चाहेगा, नेगेटिव इधर रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके उसकी शेप है वो बन रही होती, ऐसे करके उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा होता है। ये हो जाता अपने पास में पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस तरीके से सिनेरियो बनेगा। तो ये डायग्राम है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, और बेटा अगर अपने पास में जो फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उस केस में क्या है, इस पॉजिटिव को इधर खींचेगा नेगेटिव को इधर खींचेगा। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को अगर मैंने बढ़ा दिया है तो उस केस में क्या है, ये जो ऐसी सी शेप थी वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी शेप बन जाएगी। ठीक है, ऐसी सी हो जाएगी, नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा। और ज्यादा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दूं तो ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है उस पर बहुत फोर्स लग रहा होगा, पॉजिटिव पे बहुत फोर्स लग रहा होगा, तो और दूर दूर हो जाएंगे। ये दिखने में बहुत बुरा लग रहा है भाई। ठीक है, और दूर दूर हो जाएंगे। और अगर बहुत ही ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो भाई पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, नेगेटिव का ब्रेक डाउन होकर इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन्स थे इसके अंदर में टूट टाट के दूर दूर चले गए। तो इस मोमेंट पे ये अपने पास में कंडक्टर बन चुका है। बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर केस में बेटा देखो बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो ऐसा ऐसा होता हुआ चला जाता है। तो एक बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसा हो जाता है कि इसका बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, अलग अलग
डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो कंडक्टर बन जाता है। दूसरे टाइप का जो डाइलेक्ट्रिक है, टाइप नंबर 2, उसको बोलते हैं नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। सेकंड टाइप का जो डाइलेक्ट्रिक है उसको बोला जाता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, जब बेटा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक साथ कोइंसाइड करते हैं, सेंटर जो है वो एक साथ कोइंसाइड करते हैं, ऐसे डाइलेक्ट्रिक को बोलते हैं नॉन पोलर। ऐसे मटेरियल जो कि नॉन पोलर है, जैसे कि H2 है, O2 है, जिसमें पोलैरिटी है ही नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ है। ठीक है, when no electric field is applied, the center of positive and negative charge coincide। ऐसे केस को बोला जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, ये वो सिनेरियो है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड करने लग जाता है, उस केस को बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ऐसे रहता है डाइलेक्ट्रिक बिना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमने डायग्राम बना दिया है भाई विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अगर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में इसको रखें, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इनको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर रखते हैं तो उस केस में क्या होता है बेटे, ये चीज समझते हैं। ये देखो, जैसे ही इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा ना, तो इनके अंदर में थोड़ी सी पोलैरिटी आ जाती है। इनके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन है वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, ऐसे करके ये है रीअरेंज हो जाता है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं तो थोड़ी थोड़ी इसमें पोलैरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद में देखो क्या हो जाता है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज कर दूं, इनकी जो पोलैरिटी है वो और थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो और थोड़ा थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, और ज्यादा इंक्रीज कर दूं तो भाई बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू आते ही इसका नेगेटिव जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टूट के इधर चले जाते हैं, और जो पॉजिटिव है वो टूट के इधर चले जाते हैं, तो उस केस में ये कंडक्टर जैसा बन जाता है। तो ये हो जाता है बेटा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल हैं H2O2, हीलियम, नियोन, ये सारे के सारे नॉन पोलर ही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन किए जाते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसके अंदर में एक चीज बताई जाती है बेटा जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, या नहीं, दोनों अलग अलग हैं। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दोनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में देखो बताया बेटा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो उसमें जब बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पोर्शन ऑफ चार्ज है वो दोनों टूट टूट के अलग अलग हो जाते हैं और वो कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लग जाता है। इसी चीज को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ऐसा होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इफ ए वेरी हाई
इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन ए डाइलेक्ट्रिक, द आउटर इलेक्ट्रॉन may get detached from their parent atom। बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उस केस में जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो डिटैच हो जाता है उसके पेरेंट एटम से या ओरिजिनल एटम से, तो उसके बाद में वो ऐसा बिहेव करता है जैसा कि एक कंडक्टर है। ठीक है, देन दिस डाई इलेक्ट्रिक बिहेव्स लाइक ए कंडक्टर। उसके बाद में ये डाइलेक्ट्रिक है, ये कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लग जाता है। दिस फेनोमिना इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इस फेनोमिना को बोला जाता है बेटा डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे होता है उसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड is known as dielectric strength। चलो तो भाई फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो, जब बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं हम, ठीक है, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं, मतलब कि नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से डिटैच हो जाता है। अब उसके बाद में दोनों फ्री टू मूव है, और फ्री टू मूव है मतलब कि वो अब एक कंडक्टर के जैसा बिहेव करने लग गया है जो डाइलेक्ट्रिक है वो, और इसी चीज को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जितने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे ऐसा होता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और जो एयर है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये चीज हमने स्टार्टिंग में ही लिख दी थी। ठीक है बेटे, तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में हमने लिख दिया है। अब बेटा देखो, अगर हमने किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस केस में उसका क्या सिनेरियो बनेगा, ये सारी की सारी चीजें हम अब करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट रहता है किसी मटेरियल को। ठीक है, ऐसे तो पता कर ही लिया हमने, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाई इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी डाई इलेक्ट्रिक का, इस चीज को पढ़ने वाले हैं। देखो तो भाई, एक डाइलेक्ट्रिक हमने मान लिया है जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है एप्सिलॉन आर, और उसको हमने रखा हुआ है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट अ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो होता है जो एप्सिलॉन आर से लिखा जाता है, स्ट्रेंथ तो चीज ही अलग होगी ना। एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन आर, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय टू प्लेट्स। ऐसा ले लेते हैं भाई, दो प्लेट हैं, एक प्लेट है ये, एक प्लेट है ये। एक प्लेट है प्लस क्यू, एक प्लेट है माइनस क्यू चार्ज की। इनके बीच में एक क्वेश्चन किया था ना, एक कंसेप्ट किया था जिसमें इनके बीच में कंडक्टर को रखा था। अब की बार कंडक्टर को ना रखते हुए अब की बार रख रहे हैं इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक को।
ठीक है, इस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं लिख रहा हूं ई नोट से। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नोट, ऐसा लेट कर लिया है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है ई नोट। ठीक है, इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है। देखो बेटा, बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस पे, वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाएंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी चला जाएगा भाई। इसके अंदर जाएगा तो बेटा क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें जो बहुत कम है, मतलब इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट मटेरियल में कुछ ना कुछ तो होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाके इकट्ठा हो जाते हैं। कंडक्टर में तो बहुत सारे होते थे, ठीक है, बट इसमें जितने भी थोड़े बहुत हैं वो लेफ्ट में इकट्ठा हो गए, राइट साइड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बन गई। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ही लिख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज। अब भाई जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव है ये अपने पास में इंड्यूस्ड चार्ज है। ठीक है, इन इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से भी एक फील्ड बन जाएगा जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बन गया है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में बन गया है। ठीक है, तो ऐसे करके अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन गया है। अब इस मटेरियल के अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका रिजल्टेंट। ठीक है, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल, इस मटेरियल में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में से इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं उनकी वजह से आया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपने पास में बन रहा है इस मटेरियल के अंदर का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस मटेरियल में बेटा इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा सा कम होता है नेट, मतलब कि एक्सटर्नल से, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ई नोट के बराबर नहीं है बट उससे थोड़ा सा कम ही है। चलो तो भाई बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अपने पास में हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमने बढ़िया तरीके से कर ली है। ऑल्सो जैसा कि हमें पता है बेटा, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर हो, ठीक है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो उस केस में उसके अंदर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड करने पे आता है। अब इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्या बन जाता है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको लिख सकते हैं एफ ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू ई नोट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंड्यूस्ड चार्जेस वाली टर्म को लेफ्ट में ले आए, इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इसमें से हमने ई नोट को ले लिया कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। जो इंड्यूस्ड चार्ज हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखा जा सकता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी दो प्लेट्स की वजह से इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ई नोट, ई नोट वैक्यूम की वजह से, वैक्यूम के अंदर में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कैंसिल आउट हो गया। इसी चीज का यूज करके सिग्मा इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हो जाता है इंड्यूस्ड
जो अपने पास में सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला। देखो बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, जिस तरफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में जो इंड्यूस्ड हुआ है वो नेगेटिव इंड्यूस हुआ है, जिस तरफ नेगेटिव है उसके पास में इंड्यूस हुआ है वो हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, तो सिग्मा इंड्यूस्ड है, उसके साथ में एक साइन नेगेटिव भी आ जाएगा कि भाई अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इंड्यूस हुआ है, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया एक टाइप से, तो क्या हो चुका है, चार्ज इंड्यूस्ड विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। इसको ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो ये हो जाता है इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला। इसके अंदर में जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन सजेस्ट कर रहा है कि अपने पास में इंड्यूस्ड चार्ज है वो अपोजिट पोलैरिटी का होगा। द नेगेटिव साइन सजेस्ट दैट induced charge will be of opposite polarity। नेगेटिव साइन सजेस्ट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव अपोजिट पोलैरिटी का है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव पोलैरिटी है, नेगेटिव के पास वाला है वो पॉजिटिव पोलैरिटी। तो इस चीज का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना भाई, इस पे बेस्ड एक आधा क्वेश्चन है भी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें किसी डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक की अलग अलग सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है, उस इंड्यूस चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया है, उसके कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू थी वो भी निकाल ली। इस तरीके से हो जाता है अपने पास में पूरा डाइलेक्ट्रिक का सेटअप खत्म। बेटा कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक का क्या रोल है, उस चीज के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैपेसिटर पे क्या रोल होता है किसी भी डाइलेक्ट्रिक का। कोई डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, तो उसका किस तरीके से इंपैक्ट हो रहा है। तो इससे रिलेटेड एक जो डेवलपमेंट थी वो अपने पास में क्या थी भाई, हमने कैपेसिटेंस को एक बार तो डायरेक्ट ही लिख दिया था कि भाई किसी भी अगर डाइलेक्ट्रिक के अंदर में रखते हैं तो वो के टाइम्स हो जाता है जो कैपेसिटेंस है वो। ठीक है, इसी चीज को ही प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जितने भी केस बनेंगे वो सारे के सारे कंसेप्ट हम लिखेंगे। तो ये लिखते हैं इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस पे। एक हमने डाइलेक्ट्रिक मान लिया है भाई, एक मतलब कैपेसिटर मान लिया है, उसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया। फ्लैट है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इससे आगे सारे के सारे पैरेलल प्लेट वाले कैपेसिटर ही पड़ेंगे। विद एरिया ए एंड सेपरेशन डी। ठीक है, पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर जिसका एरिया ऑफ प्लेट ए है, उसकी सेपरेशन डी है। एंड ए डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन आर, उसको हम के से लिख के चलेंगे। ठीक है, इसके बराबर है कोई इज परफेक्टली fitted between plates of capacitor। ठीक है, और जो कैपेसिटर की प्लेट्स थी उनके बीच में एक हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका के था
उसके बराबर कोई मटेरियल है उसको उसके बीच में रख दिया है। ठीक है, तो उस बारे में उसके बाद में अब अपने पास में क्या डेवलपमेंट होती है वो अब लिखने वाले। पहले सबसे पहले वाला जो केस है ना वो लिखते हैं भाई। ओरिजिनल का क्या सिनेरियो था, ठीक है, इस तरफ मैं बना रहा हूं भाई जो नया जो सिस्टम बन गया है उसका क्या सिनेरियो। इसको हमने परफेक्टली फिट कर दिया है दोनों प्लेट्स के बीच में। ओरिजिनल जो था बेटा इस पे हमने चार्ज डाला, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू, ठीक है, एक से उठा के दूसरी पे रखा तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया दोनों के बीच में जो कि था ई नोट। ठीक है, ये है ओरिजिनल, ये अपना नया वाला सिनेरियो है वो बन गया। इस पे भी सेम ही केस हुआ भाई, पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव इस तरफ। जैसे ही इसको लगाया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, बट इसकी वजह से कुछ इंड्यूस हुआ तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव इंड्यूस हो गए। तो अब इसके अकॉर्डिंगली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया वो ये बना। तो पहले केस में इसके अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो सिर्फ ई नोट था जिसकी वैल्यू थी भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये चीज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। नए केस में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर में बना है जिसको ई से लिख रहा हूं जो कि ई नेट है, और उसकी वैल्यू क्या आ जाती है बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के या सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन। ठीक भाई, नेक्स्ट चीज इसके बाद में निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा ई नोट इंटू डी, ई नोट इंटू इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू डी। सिग्मा को लिख दिया हमने क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट इंटू, इस केस में लिखते हैं बेटे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट ई इंटू डी। ई को मैंने लिख दिया है ई नोट अपॉन के इंटू डी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ई नोट है वो क्या हो गया भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट और के बन गया और एक डी बन गया। अब ठीक लिख दिया भाई, यहाँ पे बन गया है अपने पास में सिग्मा को लिख दिया है क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए के एप्सिलॉन नोट इंटू। बहुत बढ़िया रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस तक का भी। अच्छा, अब हम निकालते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसको लिखते हैं सी नोट से चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस क्यू अपॉन क्यू डी ए एप्सिलॉन नोट। इसका आंसर आ जाता है एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। ये वाला रिजल्ट बेटा पहले भी हमने सोल्व किया था, प्रॉपर तरीके से ही सोल्व किया था जैसे यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर हमने उसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक रख दिया तब भी इस चीज को सोल्व कर सकते हैं। तो इधर जो कैपेसिटेंस बनेगा उसको लिख देते हैं, कैपेसिटेंस बनेगा नया उसको लिखेंगे सी से, क्योंकि वैक्यूम था तो इसलिए सी नोट लिख दिया था। सी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज था क्यू अपॉन क्यू डी ए के एप्सिलॉन नोट। इसका आंसर आ जाता है एप्सिलॉन नोट के ए बाई डी। तो जो सी है उसकी वैल्यू हो जाती है के टाइम्स ऑफ सी नोट। तो बेटा अगर परफेक्टली फिट कर देते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक को जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, के टाइम्स हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। इस चीज को हमने पहले डायरेक्ट लिख दिया था, मतलब कि पहले भी इस चीज को बताया था बट पहले इसको डायरेक्ट लिख दिया था
कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन हो इसलिए इसको समझा भी दिया है, क्योंकि अब भाई डाइलेक्ट्रिक की चीज को हमने समझ भी लिया है। देखो बेटा, इसका जो लिखा था ना उसको वापिस से देखिए, याद दिला देता हूं ताकि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना रहे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में देखो, अगर हमने इसके अंदर में कंप्लीटली फिल कर देते हैं कोई डाइलेक्ट्रिक, तो उस केस में इसका क्या आंसर हो जाता है, ये लिखा था इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी नोट। कुछ 2-4 पेज पीछे पलट के देखोगे ना, वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बढ़िया बात, शानदार बात, इस चीज को हमने कर लिया है अच्छे तरीके से। अब देखो नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो क्या है कि भाई जो अपने पास में डाइलेक्ट्रिक है ना, उसका बाकी सब पैरामीटर्स पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, कि डाइलेक्ट्रिक की वजह से बाकी चीजें हैं वो किस तरीके से चेंज हो रही होती हैं। ठीक है, इस चीज के बारे में ही हम लिखने वाले हैं। तो बेटे लिखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस पैरामीटर्स। डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है अलग अलग पैरामीटर्स पे, वेरियस बढ़िया बढ़िया पैरामीटर्स पे। ठीक है, तो उस बारे में ही लिखते हैं भाई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर बेटा डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर में, ठीक है, और बैटरी को रिमूव भी नहीं कर रहे हैं, इफ ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड between the plates and battery remains connected। अगर बेटा बैटरी को कनेक्टेड ही रखा है, अब फिर भी उसके अंदर में हमने किसी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया है, वो वाला जो केस है ना उसके बारे में करने वाले। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स में डाइलेक्ट्रिक को तो डाला, बट बैटरी को हमने कनेक्टेड ही रखा, बैटरी को ना हटाया। तो भाई ये देखो सिनेरियो है, उसको बना लेते हैं भाई, छोटा कैपेसिटर बना लेते हैं, क्यों ही। पहले बेटा ऐसा सिनेरियो था, ठीक है, सी नोट था इसका कैपेसिटेंस, इसका प्लेट एरिया था ए, दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो था डी। नया जो सिनेरियो है वो ऐसा बन गया भाई, इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक को हमने फिल कर दिया है, और भाई वी वोल्टेज की जो बैटरी थी ना उसको तो हमने कनेक्ट ही रखा। ठीक है, तो बेटा बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रही थी वो दोनों केस में सेम ही है, बैटरी ने अलग से पोटेंशियल जरूरत पड़ी तो सप्लाई कर दिया, मतलब अलग से एनर्जी सप्लाई कर दी, और पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस में सेम ही रहा। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी थी पहले केस में और दूसरे केस में 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस रहा। इसके अंदर में हमने एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो जो जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें लिखने वाले हैं। सब पहली जो चीज है वो है भाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, ये जो दो प्लेट्स थी, इसकी प्लेट्स थी और इसकी प्लेट्स थी, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क पड़ा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस था दोनों केस में सेम ही रहा। इसमें अगर ओरिजिनल वी नोट से लिखें तो बाद में भी वी नोट ही रहा। चलो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चला। नेक्स्ट चीज हम लिखने वाले हैं भाई कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा, नए का जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स ऑफ सी नोट हो जाता है। बच्चे बच्चे को पता है
ये चीज ही हमने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ी है। कोई भी डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट के है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर के है तो उसको इंसर्ट करते ही के टाइम्स हो जाता है। ओके मेरे बच्चे, इसके बाद में नेक्स्ट करने वाले हैं भाई, नेक्स्ट चीज है चार्ज। जो प्लेट है, प्लेट के ऊपर जो चार्ज आ रहा है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सीवी। कैपेसिटेंस हो गया है सी टाइम के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, और पोटेंशियल तो वी नोट ही था, तो के टाइम सी नोट वी नोट क्या हो जाता है, ओरिजिनल चार्ज। तो चार्ज कितना सा हो गया है, Q विल बिकम के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल चार्ज। चार्ज जो है वो के टाइम्स हो गया है। नेक्स्ट चीज है अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन उन दोनों के बीच का सेपरेशन, दो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। पोटेंशियल था बेटा वी नोट, और डी तो सेम ही रहा, क्या हो गया है, डी नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही रहा, कोई भी फर्क उसमें नहीं पड़ा भाई। प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट चीज लिखने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। उस एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी हो जाता है के टाइम्स ऑफ सी नोट, और वी तो सेम ही है, सिर्फ के एक्स्ट्रा आ गया है, तो के टाइम्स ऑफ हाफ सी नोट वी नोट स्क्वायर। तो जो एनर्जी है वो हो चुकी है के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी। तो एनर्जी जो स्टोर हुई है वो भाई ज्यादा हो चुकी है, के टाइम्स बढ़ चुकी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इन पे वेस्ट क्वेश्चन आए ही आए हुए हैं, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स थी उनके बीच के फोर्स पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ये लिख लेते हैं भाई। कैपेसिटर की जो दो प्लेट है उनके बीच का जो फोर्स होता है उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है बेटा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नोट। इसमें सिर्फ चार्ज पे इंपैक्ट पड़ता है, चार्ज के टाइम्स हो जाता है, तो के टाइम ऑफ क्यू नोट का स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नोट, ये हो जाता है के स्क्वायर टाइम ऑफ ओरिजिनल फोर्स। फोर्स है वो के स्क्वायर टाइम्स हो गया है। तो ऐसे करके सारे के सारे चीजों के जो इंपैक्ट हैं वो निकल के आ गए हैं। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया रिजल्ट, बहुत ज्यादा आसान रिजल्ट। इसके बाद में अगर हम बैटरी को हटा देते हैं फिर अगर उसके अंदर में कोई डाइलेक्ट्रिक डालें तब क्या इंपैक्ट रहेगा, इस बारे में लिख लेते हैं। सेकंड केस क्या है, व्हेन ए dielectric slab is inserted after removing the battery। बैटरी को रिमूव करने के बाद में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं तब क्या इंपैक्ट होता है। ले तो बेटे इसमें करते हैं, एक था पहले कैपेसिटर, उसको हमने पहले बैटरी से लगाया भाई, वी नोट बैटरी से, सी नोट था कैपेसिटर, डी था उसकी प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। ठीक है, ए था एरिया। अब इस बैटरी को लगाया बेटा, तो इस बैटरी ने इस पे कुछ चार्ज सप्लाई कर दिया, तो एक तरफ आ गया क्यू नोट, एक तरफ आ गया माइनस क्यू। और बेटा चार्ज ऑन कैपेसिटर को क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्यू नोट है वो चार्ज ऑन कैपेसिटर है,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अगर मैं इसकी बैटरी को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, इस पे जो चार्ज रखा हुआ है वो तो इतना ही हो जाएगा। अब इसको बैटरी को हटा के ऐसा किया, अब इसके बाद में इसके अंदर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसको इंसर्ट। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था के। ऐसा सिनेरियो हमने यहां पे अप्लाई किया। इसका एरिया है, ऐसा केस हमने बना दिया है बेटा, पहले केस में और बाद वाले केस में ऐसा कुछ हमने किया। बढ़िया चीज है, आसान चीज है, अच्छे से हमने इसको लिख लिया। चलो भाई, इधर तक में हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखने वाले हैं इसमें क्या क्या चीज सेम रहेगी। बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा, जब तक कोई बैटरी ना कनेक्ट हो या ग्राउंड के साथ में हम कनेक्ट ना हो तो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो चार्ज जो है इस केस में और इस केस में सेम रहेगा। क्या पहली चीज क्या लिखेंगे भाई, ए पॉइंट करके चार्ज ऑन ईच प्लेट रिमेन्स सेम। दोनों प्लेट्स पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्यू नोट ही रहेगी, चार्ज के अंदर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसके बाद में सेकंड केस, कैपेसिटेंस है वो अपने पास में के टाइम्स हो जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाता है बेटा, के टाइम्स। कैपेसिटेंस के बारे में तो बहुत बार पढ़ा हुआ ही है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते ही कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, वही चीज उसमें करिए। ठीक है भाई, अगली चीज करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भाई चेंज होगा, ओबीएस सी बात है। नया पोटेंशियल उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू बाई सी। क्यू है उसकी वैल्यू क्या थी, क्यू नोट, और सी हो जाता है के टाइम्स ऑफ सी नोट। तो ये बन जाता है क्यू नोट अपॉन सी नोट वी नोट बाई के। अब जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया है भाई, वी नोट अपॉन के टाइम्स, पोटेंशियल 1 अपॉन के टाइम्स हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी। पोटेंशियल क्या हो गया है, वी नोट अपॉन के इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, ई नोट अपॉन के। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट अपॉन के टाइम्स हो जाता है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में इसमें क्या लिखा था, एनर्जी स्टोर्ड और फोर्स। चलो ठीक, एनर्जी स्टोर्ड के बारे में लिख देते हैं। एनर्जी स्टोर्ड, इस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ कैपेसिटेंस हो गया है के टाइम्स ऑफ सी नोट, और वी हो गया है वी नोट बाई के। ओवरऑल बन गया है 1 अपॉन के हाफ सी वी नोट स्क्वायर। तो 1 अपॉन के ऑफ ओरिजिनल एनर्जी। तो जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू ये होगी 1 अपॉन के टाइम्स। लास्ट चीज क्या लिखते हैं भाई, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, वो लिख लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स, जो दो प्लेट्स हैं उनके फोर्स पे क्या इंपैक्ट होगा भाई। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। चार्ज तो सेम ही रहा, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में जो फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स है वो सेम ही रहेगा। फोर्स जो है वो क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा, कोई भी फोर्स में चेंज
नहीं आएगा। तो ये बन जाता है अपने सिनेरियो भाई। बढ़िया बढ़िया चीजें थी जो हमने सारी की सारी चीजें सीख ली हैं। ठीक है, अब बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे ध्यान आ गया है, तो उस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। ठीक है, अब ये जो चीजें है ना बेटा, ये जो चीज मैंने बताई हैं इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू में। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस हैं, उन वाले क्वेश्चंस को तुम सीधा देखते ही कर सकते हो। इसमें जो भी चीज है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया, कभी कभी फोर्स पूछ लिया, कभी मैथ इन कॉलम में 2-3 चीजें पूछ ली, कभी कुछ पूछ लिया, वो सारी के सारी चीजों के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, तो वो चीज तो तुम्हें देखते ही पता चल जाएगी। ठीक है, तो इनके जो कंसेप्ट है उनको याद रख लेना, क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है तो वो तुम्हें बता दो। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 इज, K2 अपने पास में ज्यादा है K1 से। ठीक है, इंसर्ट बिटवीन प्लेट्स और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, इस डायग्राम में दिखेंगे। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स एट डिस्टेंस d मेजर्ड इज करेक्टली शोन बाय। देखो तो बेटा अगर मैं इस बारे में बताऊं कि इसका सही आंसर क्या होगा, देखो भाई, जैसा कि हमें पता है बेटा इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ये वाला जो रीजन है इनमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ही होगा। इन दो प्लेट्स के अलावा जो ये रीजन बच गए हैं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक भाई, तो इसके अकॉर्डिंगली अपना जो आंसर है वो निकाला जाएगा। तो सबसे पहले ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर कम इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ज्यादा, फिर कम और फिर ज्यादा। ठीक है भाई, तो इसके अकॉर्डिंगली इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कम बना रखा है, यहाँ पे कम बना रखा है। सी और डी के अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। पहली के अंदर में है भाई K1, दूसरी के अंदर में है K2, और जिसके अंदर में अगर डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है, E0 अपॉन K से। तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ का डाइलेक्ट्रिक उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है K2 में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, K1 में उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाता है इसका सही, ये भी इसका आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से आंसर निकाल लिया है। ठीक है, बस ये इसका क्वेश्चन था।